महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को भारी जीत तो मिल गई, लेकिन एनडीए सरकार बना पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और खासकर ये सवाल तब से उठने लगा जब शिंदे ने पहले तो एनडीए की बैठक से दूरी बना ली, उसकी वजह से बैठक टालनी पड़ गई और उसके बाद खबर आई कि उन्होंने एनसीपी शरद पवार गुट के एक नेता से मुलाकात भी की और इसके बाद से जानकारों के कान खड़े हो गए, साथ ही बीजेपी में खलबली मच गई। और इसकी सबसे बड़ी वजह है शरद पवार की एंट्री। तो आखिर क्यों शरद पवार की एंट्री से बढ़ी बीजेपी की टेंशन? क्या एमबीए की बन जाएगी सरकार? क्या शरद पवार बदल देंगे पूरा गेम? क्या 2019 की तरह इस बार भी सरकार नहीं बना पाएगा एनडीए? इन्हीं सवालों पर हम इस रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अब तक महाराष्ट्र में किसी भी दल या गठबंधन को इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला है जितना कि इस बार एनडीए को मिला। 288 सीटों में से एनडीए के खाते में आई 235। 80% से ज्यादा सीट एनडीए के पास है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बन पा रही है। अब इसको लेकर तमाम कयास लग रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला जो पेच फंस रहा है वो सीएम पद को लेकर फंस रहा था, क्योंकि शिवसेना अपना दावा ठोक रही थी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत मिली है उसका कहना है, इसलिए उन्हें सीएम होना चाहिए। इसके साथ अजीत पवार भी चाह रहे थे और अजीत पवार के समर्थक भी चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने ज्यादा सीटें होने की बात कहकर शिंदे को सीएम पद और अजीत पवार को सीएम पद देने से इनकार कर दिया। और इसके बाद शिंदे मान भी गए, या कहें कि उन्हें मानना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब शिंदे गृह, वित्त, लोक निर्माण जैसे भारी भरकम मंत्रालय मांग रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि शिंदे ने सीएम को लेकर भले ही अपने पैर पीछे खींच लिए, लेकिन उसके साथ ही बड़ी डिमांड बीजेपी की तरफ खिसका दी है। अब गेंद बीजेपी के पाले में। अगर बीजेपी शिंदे की बात मानेगी तो भी परेशान, नहीं मानेगी तो भी परेशान। यानी शिंदे ने एक बात मानकर बीजेपी को बहुत बुरा फंसा दिया और यही वजह है कि बीजेपी अब अपना विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पा रही है। यहां तक कि बार बार जो बैठक होनी है उन्हें टाला जा रहा है। आपको याद होगा कि 29 नवंबर की शाम को एक बैठक होनी थी एनडीए की, उसमें मंत्रालयों को लेकर चर्चा होनी थी। लेकिन जब खबर आई कि कहीं ना कहीं मंत्रालयों पर पेच फंस रहा है, तो दबाव बनाने के लिए शिंदे ने उस बैठक से दूरी बना दी और कह दिया कि मुझे सतारा जाना है। लेकिन इसके साथ जो दूसरी खबर आई उसने तो सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि शिंदे ने अपने आवास पर शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवाज से मुलाकात की और इसके बाद से बीजेपी टेंशन में आ गई है, क्योंकि बीजेपी शिंदे की बात मानने को राजी नहीं है। तो ऐसे में शिंदे अब बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें उनका साथ दे रहे हैं शरद पवार। और क्योंकि इस पूरे मामले में शरद पवार की एंट्री होते ही बीजेपी को 2019 की याद आ गई है। क्यों याद आ गई, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। पहले इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। तो यहां यह देखा जा रहा है कि जिस तरह से शिंदे पेच फंसा रहे हैं, उसके चलते सरकार गठन की प्रक्रिया ठप पड़ी हुई। और इसी बीच जब शरद पवार की एंट्री हुई तो सवाल ये उठने लगे हैं कि सरकार बना भी पाएगी एनडीए या नहीं बना पाएगी, क्योंकि हालात बहुत कुछ 2019 के घटनाक्रम की तरफ इशारा कर रहे हैं। उस समय भी एनडीए को ही बहुमत मिला था, आप सभी को याद होगा, और सीएम पद को लेकर ही टकराव बढ़ा था। और ये टकराव इतना बढ़ गया था कि गठबंधन बिखर गया। तो और गठबंधन बिखरने के बाद हुई थी शरद पवार की एंट्री। शरद पवार ने बीजेपी के सरकार बनाने के मंसूबों को फेल कर दिया था। उन्होंने पहले उद्धव ठाकरे से बात की और उसके बाद कांग्रेस से बात की और दोनों को एक साथ लाकर एमबीए बनाया, यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाया। और उसके बाद एमबीए ने राज्य में सरकार बना ली थी। और इसी तरह अब एक बार फिर से शरद पवार की इस पूरे खेल में एंट्री हो गई है, जिसके बाद दिल्ली बीजेपी में हड़कंप सा मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर बीजेपी के हाथ से महाराष्ट्र की सत्ता फिसलने वाली है? क्या एक बार फिर बीजेपी का सपना अधूरा रह जाएगा? इसी के बाद से चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि आखिर शरद पवार गुट के नेता और एकनाथ शिंदे के बीच आखिरकार बातचीत क्या हुई। हालांकि ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस बैठक ने हंगामा जरूर मचा दिया। अब इसमें दोनों के साथ आने की बात भी चल रही है। तो इसको लेकर कई जानकारों का दावा है कि ये इसलिए संभव है क्योंकि एक तो दोनों मराठी हैं और दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी एकनाथ शिंदे की तरफ से शरद पवार के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया गया था, तो वहीं शरद पवार की तरफ से भी अपनी पार्टी के नेताओं से ये साफ कहा गया था कि वो एकनाथ शिंदे के खिलाफ बोलने से बचें,
सुप्रिया सुले ने बाकायदा कहा था कि देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर रखें, लेकिन शिंदे के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचें। तो यानी साफ है कि शरद पवार विधानसभा चुनाव के बाद बनने वाली स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। यानी पवार को पता था कि अगर महायुति सत्ता में आ जाती है तो सीएम पद को लेकर टकराव होगा, बीजेपी सीएम पद हासिल करने का जोर लगाएगी और जो सहयोगी दल हैं वो चाहेंगे कि उन्हें सीएम बनना चाहिए, और इसी में पवार को खेल करने का मौका मिल जाएगा। और पवार का जो अनुमान था वो एकदम सही निकला और नतीजे आते ही सीएम फेस को लेकर एनडीए में खलबली मच गई और अब शरद पवार ने एक बार फिर सरकार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। जैसे ही शिंदे की नाराजगी की खबरें सामने आई, शरद पवार तक खबरें पहुंची, उन्होंने अपनी पार्टी के नेता जितेंद्र आह्वान को शिंदे से मिलने के लिए भेज दिया। और खास बात यह है कि आह्वान की जो ये मुलाकात हुई वो शिंदे के सीएम आवास पर ही हुई, यानी शिंदे ने भी आह्वान को मिलने का समय तुरंत दे दिया। और खास बात यह है कि उस दिन दिया जब एनडीए की एक बैठक होनी थी, यानी शिंदे ने एनडीए की उस बैठक से ज्यादा महत्व जितेंद्र आह्वान से होने वाली उस मुलाकात को दिया। यानी इससे यह साफ है कि जो फैसला बीजेपी आलाकमान लेना चाह रहा है, जिस तरह से शिंदे को साइड किया गया है, उससे शिंदे खासा नाराज हैं और ये नाराजगी अब खुलकर उनकी सामने आने लगी है। अब बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता शिंदे की इस बैठक को लेकर हो रही है जो उनकी जितेंद्र आह्वान के साथ हुई, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि आह्वान ने एकनाथ शिंदे की शरद पवार से बात भी कराई है और इस सूचना के बाद से ही दिल्ली में बीजेपी हाईकमान की चिंता बढ़ गई है। वैसे तो सिर्फ एकनाथ शिंदे के पाला बदलने से बीजेपी को कोई ज्यादा बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास अजीत पवार के 41 विधायक भी हैं, लेकिन अजीत पवार पर बीजेपी के नेताओं को ही भरोसा नहीं है। और हो भी कैसे, अजीत पवार लगातार पूरे चुनाव के दौरान शरद पवार यानी अपने चाचा से नजदीकी बढ़ाने की कोशिशें करते रहे थे। ऐसे में अगर शरद पवार शिंदे को अपने पाले में लाने की कोशिश में सफल हो जाते हैं तो फिर अजीत पवार को भी अपने पाले में बहुत आसानी से ले आएंगे, क्योंकि अजीत पवार तो इस मौके में ही बैठे हुए हैं कि कैसे शरद पवार यानी उनके चाचा एक इशारा करें और अजीत पवार अपने सारे विधायकों को लेकर घर वापसी कर ले। क्योंकि पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान अजीत पवार के इस तरह के बयान बार बार सामने आए थे, जिनसे ये साफ संकेत मिल रहे थे कि अजीत पवार अब घर में जो उनके मतभेद हो गया है या जिस तरह से जो दूरी आई है वो खत्म हो जाए। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि अगर शिंदे उधर गए तो अजीत पवार का जाना लगभग तय है। और अगर ऐसा हो जाता है तो बीजेपी के पास जो विधायक हैं और जिस वजह से वो ये सोचकर चल रही है कि सरकार बना सकती है, वो उसका सपना अधूरा रह जाएगा और बहुमत एमबीए के पास चला जाएगा। कैसे, अब उसे भी समझ लेते हैं। अब यहाँ बड़ा सवाल ये कि आखिर एमबीए को बहुमत कैसे मिलेगा। तो इसे ऐसे समझिए कि पूरे एमबीए के पास 48 सीटें हैं। इसी तरह अगर 57 सीटें जो कि शिंदे के पास हैं वो भी एमबीए के साथ चली जाती हैं और दूसरी तरफ अजीत पवार के पास जो 41 विधायक हैं वो भी उधर चले जाते हैं, तो ये कुल संख्या हो जाती है 146, जो बहुमत से ज्यादा है। तो ऐसे में पूरे चांसेस हैं कि अगर शिंदे को मनाने में नाकामयाब साबित हुई बीजेपी, शिंदे की शर्तें बीजेपी नहीं मानी, तो फिर शिंदे पाला बदल सकते हैं। और अगर शिंदे ने पाला बदला तो उसके साथ साथ अजीत भी उधर जाएंगे और बीजेपी का जो सपना है सरकार बनाने का वो अधूरा रह जाएगा। और इसी वजह से बीजेपी टेंशन में है और बीजेपी शिंदे की मांग को मान भी नहीं पा रही है और शिंदे को दरकिनार कर भी नहीं पा रही है। अब जरा आपको ये बता देते हैं कि शिंदे ने क्या कुछ मांग रख दी है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने 12 मंत्री पद मांगे हैं। बीजेपी शिंदे की इस मांग को स्वीकार करने के लिए तो तैयार है और दूसरी जो उसकी डिमांड है वो केंद्र में एक कैबिनेट मंत्री पद की भी है, वो भी उसे मिलना तय बताया जा रहा है कि बीजेपी इसके लिए भी राजी हो गई है। लेकिन तीसरी डिमांड है विधान परिषद में चेयरमैन पद, जिस पर बीजेपी अभी तक तैयार नहीं हुई है। इसी तरह चौथी शर्त है गृह विभाग, वित्त विभाग और लोक निर्माण विभाग। शिंदे अपने दल के मंत्रियों को देना चाहते हैं, जबकि बीजेपी वित्त और गृह दोनों ही शिंदे को देने के लिए तैयार नहीं है। और इसके अलावा शिंदे ने जिलों के पालक मंत्रियों में भी अपने गुट के मंत्रियों का ख्याल रखने को कहा है। इस पर भी शिंदे को बीजेपी हाईकमान ने अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। साफ है शिंदे की ज्यादातर डिमांड्स पर बीजेपी हाईकमान ने हरी झंडी नहीं दिखाई और इसके बाद से ही शिंदे ने अपनी नाराजगी की खबर बीजेपी हाईकमान तक पहुंचा दी और इसी के चलते बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और अब खबर आ रही है कि जो बैठक 1 तारीख को होनी थी बीजेपी विधायक की, अब उस पर एक बार फिर पेच फंस गया है और अब वो बैठक 3 दिसंबर को होगी। और इसी तरह से जो खबर आ रही थी कि 2 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, सरकार का गठन हो जाएगा, लेकिन अब उसकी तारीख को बढ़ाकर भी
5 दिसंबर कर दिया गया है। यानी शिंदे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है और शरद पवार की एंट्री ने बीजेपी को 2019 की याद एक बार फिर दिला दी है। तो अब देखना होगा कि शरद पवार ने जो पहले से ही जिनको अंदाजा हो गया था, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि वो जानते थे कि जब अगर एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में बनी तो फिर सीएम फेस को लेकर पेच फंसेगा, और जब सीएम फेस को लेकर पेच एक बार फिर फंसेगा तो पवार एंट्री करेंगे, और पवार की एंट्री ने पूरा खेल कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।